डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में मैं आप लोगों को प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन की जानकारी दूंगा और इसके फार्मूले को भी टाइप करके दिखाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें। यदि किसी भी प्रकार का डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या है प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन? प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन स्मॉल एम। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को प्रतिबिंब की लंबाई कोष्ठक में आई और वस्तु की लंबाई कोष्ठक में ओ के अनुपात को प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन कहते हैं। यह एक विमाहीन राशि है जिसे स्मॉल एम से व्यक्त या प्रदर्शित करते हैं। संबंधित सूत्र निम्न प्रकार है। m इक्वल I अपॉन O इक्वल V अपॉन U। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब इससे संबंधित सूत्र का स्थापना भी करना है। प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m के लिए सूत्र की स्थापना। ये कोई अवतल दर्पण है और ये इसका ध्रुव है और यहां पर कोई वस्तु ए बी रखी हुई है। ए बी ये वस्तु है। इससे एक प्रकाश किरण हमने समांतर ले लिया और एक प्रकाश किरण हमने ध्रुव से ले लिया। तो ये और एक प्रकाश किरण हमने वक्रता केंद्र से ले लिया। ये लो वक्रता केंद्र। ये तीनों प्रकाश किरण है आपतित प्रकाश किरण है। तो ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर गुजरेगी जिसे एफ कहेंगे और ये प्रकाश किरण सीधे इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। यही परावर्तित है और ये प्रकाश किरण भी यहाँ से निकल जाएगी। अब आप यहाँ पर देख रह सकते हैं कि तीनों प्रकाश किरणें परावर्तित प्रकाश किरणें जिनका कटान बिंदु ये है और ये इसका बी डैश ए डैश प्रतिबिंब है। तो आप एक बात को और समझ लें कि ध्रुव से वस्तु की दूरी पी ए बराबर ओ माइनस का यू रख दिया और ए बी बराबर आपका है ओ। दूसरी बात, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी पी ए डैश बराबर वी और इसकी लंबाई आपकी हो गई ए डैश बी डैश इक्वल माइनस का आई। अच्छा, एक बात ये भी बता दें, ये प्रतिबिंब वस्तु सीधा है इसलिए पॉजिटिव साइन रहेगा। ये आपका साइन इसका रिवर्स है, उल्टा है, नीचे है तो माइनस रहेगा। यहाँ से यहाँ की दूरी को माइनस यू कहेंगे और यहाँ से यहाँ की दूरी को माइनस वी कहेंगे। फिर भी ये जान लिया जाए कि हमें चिन्ह का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं करना है। तो आप देख लीजिए कि दो त्रिभुज बन रहे हैं ए बी पी। एक त्रिभुज बन रहा है ए बी पी और दूसरा बन रहा है ए डैश बी डैश पी। तो ये प्रकाश किरण और ये प्रकाश किरण, ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। तो ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में क्या है? ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। तो लिखेंगे
बी ए पी बराबर बी डैश ए डैश पी, क्योंकि ये समकोण है, क्योंकि ये समकोण है। दूसरा आप ये मान चलिए इस त्रिभुज का ए बी पी कोण, ए पी बी कोण, त्रिभुज ए पी बी, और इस त्रिभुज का ये वाला कोण ए डैश पी बी डैश बराबर होंगे, क्योंकि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। यहां पर लिखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं भी बराबर होती हैं। इस कोण की सामने एक भुजा, ये आपका कोण के सामने एक भुजा बराबर होती है। एक कोण, दो कोण अगर बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। तो इस प्रकार ये त्रिभुज समरूप सिद्ध होता है। तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है समरूप त्रिभुज के नियम से। तो इस त्रिभुज की ये भुजा ए डैश बी डैश और इस त्रिभुज की ए बी भुजा, इस त्रिभुज की ये भुजा पी ए डैश और इस त्रिभुज की पूरी भुजा पी ए आपस में समान होंगी। ए डैश बी डैश को हमने क्या कहा है आई, ए बी को हमने क्या कहा है ओ, पी ए को हमने क्या कहा है वी और पी ए को हमने क्या कहा है यू। इस प्रकार ये फार्मूला आपका ड्राइव होता है। फिर भी आप ये मान के चलिए कि हमने इस त्रिभुज में दो कोण बराबर किए, ए पी बी में, ए बी पी में, ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर है। तो जब ये कोण बराबर है तो इसके सामने ये भुजा, ये कोण बराबर है तो इसके सामने ये भुजा, दो कोण बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। समरूप हो जाने के बाद इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है समरूप त्रिभुज के नियम से। तो इस त्रिभुज ए डैश बी डैश पी की ये भुजा ए बी और ए बी पी की ये भुजा ए बी का अनुपात, इसका ये पी ए डैश और इसका ये पूरा पी ए डैश आपस में समान हुए। तो हमने यहाँ पर इनकी डिस्टेंस रख दिया है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को रेखीय आवर्धन की जानकारी दी है। रेखीय आवर्धन से संबंधित फार्मूला जो था उसको हमने ड्राइव किया है। अब मैं आप लोगों को अवतल दर्पण या दर्पण से संबंधित प्रमुख प्रश्न को हल करके बताऊंगा। उनको आप देखें, सुने, समझें, जो परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। चौबीस सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर, 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, मोमबत्ती रखी है। पूर्णविराम। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। इस सवाल में दिया क्या क्या है इस बात को पहले ध्यान से देख ले। 24 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर इक्वल हो गया 24 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 3 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, तो वस्तु की दूरी हो गई माइनस का 3 सेंटीमीटर। तो मोमबत्ती का जो प्रतिबिंब बनता है V, आपको फाइंड करना है। तो दर्पण के सूत्र में 1/1 बराबर 1/u प्लस का 1/v, 3 राशियां होती हैं। 3 में यदि हमको 2 मालूम है तो तीसरी मालूम हो जाएगी। तो हमें ओनली u मालूम है और r मालूम है। तो r मालूम होने की वजह से हम f निकाल सकते हैं, चूंकि f इक्वल r अपान 2। f इक्वल r की वैल्यू क्या हो गई 24 और 2 अपान हो गया 12। दर्पण कैसा है? दर्पण आपका अवतल है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चूंकि दर्पण अवतल है, इसलिए f बराबर माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/f इक्वल 1/u प्लस का 1/v। इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 12
और u की वैल्यू हो गई माइनस का 3 प्लस का 1/v। माइनस हर में नहीं होता, ऊपर चला जाता है। माइनस हर में नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। 1/v माइनस 1/12 प्लस का 1/3 इक्वल 1/v। अब आप इसमें जो है एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। 12 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 का डिवीजन 12 में करेंगे 1 टाइम जाएगा तो माइनस का 1। 3 का डिवीजन 12 में करेंगे तो 4 टाइम जाएगा इक्वल 1/v। तो 3/12 इक्वल 1/v। तो v इक्वल हो गया 12/3। तो v इक्वल हो गया 3 चौको 12 सेंटीमीटर। यहाँ पर चिन्ह कैसा बन रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चिन्ह ये बताता है कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो पीछे बनेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। लिख सकते हैं, अतः इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यह आपका आंसर है। अगला सवाल आप देख लीजिए। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दो सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। ज्ञात कीजिए प्रतिबिंब की स्थिति तथा दर्पण की फोकस दूरी। तो ज्ञात करो नंबर 1 प्रतिबिंब की स्थिति, नंबर 2 दर्पण की फोकस दूरी। दर्पण की फोकस दूरी, ये भी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी। इस प्रकार आप देख लीजिए वस्तु कहां पर रखी हुई है? अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर। जैसा कि मैंने बताया था कि वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाएगी और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु है, ऊंचाई का अर्थ है लंबाई 2 सेंटीमीटर, वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। जो इसका प्रतिबिंब है वो 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो ज्ञात करना है हमको प्रतिबिंब की स्थिति और दर्पण की फोकस दूरी। फार्मूला होता है I अपान O इक्वल V अपान U। तो I की वैल्यू हम कितना रखेंगे? 3, O की वैल्यू 2 और V क्या है? V हमको फाइंड करना है। U की वैल्यू हो गई माइनस का 16। तो 3 यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू माइनस का 16 अपॉन 2 इक्वल V। 2 अठे 16 तो 3 अठे 24। V का मान कितना आया है? माइनस का 24 सेंटीमीटर। अतः V बराबर माइनस का 24 सेंटीमीटर।
अब कह रहा है इसकी फोकस दूरी भी ज्ञात करो। इसकी फोकस दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? फार्मूले के हिसाब से। एक बटे एफ इक्वल 1/u प्लस 1/v। 1/f, u का मान कितना निकला था? -16। v का मान कितना निकला है? -24। हर में ऋण नहीं होता है, 16 ऊपर चला गया। हर में ऋण नहीं होता है, ऋण ऊपर चला गया। अब यहां पर 16 और 24 का एलसीएम क्या आएगा? 16 और 24 का एलसीएम आएगा 96। 16 छक्का 96 और 24 चौको 96। 16 छक्का 96 माइनस 24 चौको 96। 1/f माइनस का 10/96। एफ इक्वल 96/-10। एफ इक्वल माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। एफ ऋण में आ रहा है और ऋण फोकस दूरी होती है अवतल दर्पण की। यहाँ पर साफ साफ लिखा है दर्पण कैसा? अवतल दर्पण। इस प्रकार आप विभिन्न प्रकार के इस तरह के सवाल लगा सकते हैं। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें। मैं लगा